हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एसके दुबे फ्रॉम माहिम म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज 9वीं कक्षा का साइंस 2 का 18वें पाठ पर चर्चा करूँगा और उसे समझाने के लिए मैंने पीपीटी बनाया है, उसकी मदद से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट। स्क्रीन पीपीटी दिख रहा है बच्चों सभी को? सर पीपीटी दिख रहा है ना? तो साइंस 2 का 18वां पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने स्काई अंतरिक्ष के बारे में, और पाठ का नाम है अंतरिक्ष अवलोकन दूरदर्शी। इसके बारे में डिटेल में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष अवलोकन में वैसे तो 4 घटक हैं। प्रकाश के रूप पहला, दूसरा है दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार, तीसरा है अंतरिक्ष की दूरबीन, और आखिरी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसमें से पहले 2 घटकों पर आज चर्चा होगी, उनके बारे में आपको जानकारी बताई जाएगी। तो पहला है प्रकाश के रूप और दूसरा है दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार। इसी में देखेंगे आप, शुरुआत में ही एक क्वेश्चन है कि आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कि शुरुआत में ही दिया है कि आकाश मीन्स स्काई एंड अंतरिक्ष मीन्स स्पेस। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो आकाश का मतलब है कि जहां तक हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और उससे भी आगे दूर की जिन चीजों को, जिन पिंडों को हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, वह आकाश कहलाता है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, यहाँ तक। और अपना जो पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण है, उसमें अगर थोड़ा आप ध्यान दोगे तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लोग आसानी से अ, ऐसा हवा है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो, वह मिलता है, और आसानी से बिना किसी यंत्र के हम लोग 18 8 किलोमीटर तक जा सकते हैं। फिर उसके और ऊपर आगे 18 किलोमीटर किसी ऐसे यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी सहायता से फिर श्वसन कर सकते हैं। और जैसे-जैसे ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाएँगे, एयर प्रेशर कम होते जाता है, और वहाँ पे एक विशेष प्रकार के सूट की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जो स्पेस यात्री होते हैं, जो अपने एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वह स्पेशल टाइप का सूट पहन के जाते हैं। तो स्पेस, स्पेस यानी गैप, इसके परे, इसके और आगे यदि देखा जाए तो बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं जो हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, फिर भी वो उनका अस्तित्व है। और इन पिंडों के बीच के जो गैप है, स्थान है, वही अंतरिक्ष कहलाता है, स्पेस कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है और उसका महत्व क्या है? तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इसमें देखेंगे कि पुरातन काल का मतलब है पुराने समय में मनुष्य जो है
सूर्य, चंद्रमा, तारा इनके उनको देखकर अपनी दिनचर्या करते थे और आँखों द्वारा किए गए अवलोकन के आधार पर ही मनुष्य ने अपनी विचार शक्ति की सहायता से उन्होंने आँखों द्वारा दिखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया। तो जैसे शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हम लोग आज अपनी नीरी आँखों से नॉर्मल आई से देख पाते हैं, वह आकाश कहलाता है। आकाश में स्टार्स, तारे, नक्षत्रों की स्थिति जो है समय-समय पर बदलते रहती है और इन सब का निरीक्षण कर मनुष्य को यह समझ में आया कि स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ संबंध है। जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, ऋतु चक्र है जो मौसम वगैरह बदलता है। तो जो तारों की या अन्य आकाशीय पिंडों की स्थिति है, उनमें कुछ न कुछ संबंध है, तभी तो इनकी जो स्थिति है, पोज़ीशन है, वह समय-समय पर बदलता है, बदलते रहता है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण यह आकाश दर्शन उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता सिद्ध हुआ। यानी मानो जो है आसमान में जितने भी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त कर अपने अ, ज्ञानानुसार उसे अपने जो अन्य कार्यों में जैसे फसल करना, खेती करना या जितने भी अन्य कार्य हैं, उन उसमें उसका वह उपयोग करते थे। नक्षत्रों की स्थिति यानी ग्रह नक्षत्र जैसे अगर खासतौर से अगर आप शहर में हो तो स्टार्स वगैरह आपको उतना नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इतना यहाँ पे लाइट वगैरह है। बट आप ऐसे मैदान में जाइए, खास तो गाँव वगैरह में जाइए और अंधेरा हो, काली रात हो, एकदम अंधेरी घनी रात हो, तो उस समय आप आसमान में कई हज़ारों लाखों तारे अपने नॉर्मल आइज़ से देख सकते हैं और उसमें जैसे ध्रुव तारा है, सप्तर्षि है, तो यह आसानी से आप देख पाओगे और उनकी स्थिति यानी शाम को 6-7 बजे आप जिस पोज़ीशन पे देख रहे हो, रात को 12 बजे, सुबह 4-5 बजे उनकी जो पोज़ीशन है, वह बदली हुई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखोगे नक्षत्रों की स्थिति नाविकों को भी दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित दि नाविक यानी जो समुद्र में बोट लेके या बड़ी-बड़ी शिप लेके जाते थे। तो पहले के समय में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी न होने के कारण वे लोग आसमान में जो ग्रह नक्षत्र थे, तारे थे, उनकी क्या स्थिति है उसकी सहायता से वह दिशा यानी यह ईस्ट है, यह वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो अपना दिशा जान लेते थे और उस हिसाब से वह यात्रा करते थे। इस तरह के विभिन्न जो असंख्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर खोजने के लिए मानव ने बहुत सारे प्रयत्न किए और नॉर्मल आइज़ से तो कुछ दूरी तक ही देखा जा सकता है या जो बड़े पिंड हैं आकाशीय उन्हें ही देखा जा सकता है। लेकिन और डिटेल में तारों के बारे में अध्ययन करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी उपकरण की, किसी न किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हुई, जिसे वह और डिटेल में ग्रह नक्षत्रों को, तारों को, आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप उनका चित्र भी देख पा रहे हैं। महान वैज्ञानिक गैलीलियो का यह फ़ोटो और उनके द्वारा बनाई गई यह दूरबीन जो है, वह आपको दिख रहा होगा। लेकिन इनके पहले भी चश्मा निर्मित करने वाले अनुसंधानकर्ता, यानी चश्मा बनाने वाले, चश्मा को खोजने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे, हांस लिपर्शे।
इन्होंने 1608 यानी आज के लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले उन्होंने चश्मा का आविष्कार किया और दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रखकर देखने पर दूर की वस्तु समीप दिखाई देती है, ऐसा उन्होंने खोज किया और उसी की सहायता से उन्होंने सबसे पहली दूरबीन बनाई। यानी हांस लिपर्से ने 1608 में सबसे पहली दूरबीन बनाई थी। उसके बाद ठीक 1 वर्ष पश्चात 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर उसका उपयोग अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया। यानी जो लिपर्से थे उन्होंने जो दूरबीन बनाई तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बनाया था, यानी दूर की वस्तु पास में दिखाई देगी, बड़े आकार का दिखाई देगी। लेकिन गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई उसकी सहायता से उन्होंने अंतरिक्ष में, आसमान में जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो आकाशीय पिंड हैं, उन्हें देखने के लिए किया। उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि आँखों से देखे जा सकने वाले तारों से भी दूर अंतरिक्ष में और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, जिसे हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। गैलीलियो जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने गुरु ग्रह जो है, जो बृहस्पति ग्रह है, उसके 4 उपग्रह खोजे और सूर्य जो अपने सोलर सिस्टम का मेन अ, पावर कहिए, सोर्स कहिए, जो सूर्य हैं, सन हैं, उनके उनमें भी कुछ दाग धब्बे हैं और वह दाग धब्बे सूर्य में हैं, यह पहली बार गैलीलियो ने अध्ययन किया था, बताया था। गैलीलियो के लगभग 4 वर्ष बाद दूरबीन तकनीक और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगभग गैलीलियो के दूरबीन के 400 वर्ष बाद बहुत ही तेजी से प्रगति हुई और इसी के कारण आज जो विश्व है पूरा, पृथ्वी पर जो अलग-अलग देश हैं, काफ़ी तेजी से विस्मयकारी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिसका हम कभी आप डिस्कवरी वगैरह पे देखिए तो किस तरह से वहाँ पे डिटेल में आसमान के बारे में, स्काई के बारे में, ग्रह, नक्षत्रों, तारों, गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं के बारे में बताया जा रहा है। इन अनुसंधानों के लिए ही नहीं, यानी रिसर्च है उसके लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो देश में हमारी दैनिक सुविधाएँ हैं, जैसे कि आज आप घर बैठे कहीं मैच हो रहा है दूसरे कंट्री में उसे भी लाइव देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के टीवी प्रोग्राम या मोबाइल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जो आज हम लोग कोरोना काल में मोबाइल की सहायता से आज अभी पढ़ाई हो रही है, यह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही देन है। का उपयोग किया जाता रहा है, इन सब रिसर्च को करने के लिए। और क्या एक ही प्रकार की दूरबीन अवेलेबल है या एक ही प्रकार की दूरबीन से हम लोग पूरे स्पेस का, पूरे अंतरिक्ष का, सभी ग्रह तारों का अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं। विभिन्न प्रकार के कई अलग-अलग प्रकार की दूरबीनें हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है हमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन-कौन सी अलग-अलग प्रकार की दूरबीनें हैं। आगे देखते हैं पाठ का अगला भाग, प्रकाश के विविध रूप
मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो लाइट होता है, जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, या कभी अंधेरे में आप टॉर्च जलाते हो, जो रात हो गई है तो बल्ब जला लेते हैं, तो ये सब क्या है? प्रकाश उनसे प्राप्त होता है, और अंधेरे में भी हम लोग प्रकाश प्राप्त कर, उजाला प्राप्त कर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली देखेंगे, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसमें प्रकाश का एक गुणधर्म है वेवलेंथ, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में तरंग धैर्य। यानी जितने भी प्रकाश होते हैं उनमें तरंग धैर्य होता है। जिस प्रकाश की तरंग धैर्य जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 से 800 नैनोमीटर हो। ये जो एनएम लिखा है उसका फुल फॉर्म है नैनोमीटर। अभी नैनोमीटर इज द यूनिट टू मेजर द लाइट। जैसे कि कपड़े की लंबाई नापने के लिए आप सेंटीमीटर या मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु का वजन ज्ञात करने के लिए ग्राम और किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट। किसी लिक्विड पदार्थ को मेजर करने के लिए मिलीलीटर, लीटर, इस तरह का इकाई यूज किया जाता है। वैसे ही जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है उसे मापने के लिए नैनोमीटर, और भी बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन नैनोमीटर छोटी इकाई, और भी आगे जाएंगे छोटी इकाई पिकोमीटर, इस तरह की इकाइयां हैं, उनमें प्रकाश का वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। तो जिस प्रकाश की तरंग 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच हो, ऐसे ही प्रकाश की किरणों को हमारी आंखें देख सकती हैं। इसे ही हम दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। तो यदि आपको कोई पूछे दृश्य प्रकाश तरंग क्या है, तो प्रकाश की वे तरंग दैर्घ्य, या वे प्रकाश जिनका तरंग दैर्घ्य 400 से 800 नैनोमीटर तक है, और उसे हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, वे ही प्रकाश ऐसे ही प्रकाश को दृश्य प्रकाश तरंग कहा जाता है। लेकिन दृश्य प्रकाश तरंगों के अतिरिक्त, यानी इनके अलावा भी और अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश भी होते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें उन प्रकाश की किरणों को देखने के लिए उतनी संवेदनशील नहीं है। हमारी मनुष्य की आंखें जो हैं, वह 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच के ही तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को देख सकती है। अब तरंग दैर्घ्य क्या है, वह आप और पिछली कक्षाओं में थोड़ा यदि ध्यान दिए होंगे, अध्ययन किए होंगे, तो याद होगा कि इस तरह का जो वेव है, देखिए कि प्रकाश इस तरह के वेव में मूव होता है, और अलग अलग वेवलेंथ वाले, यानी तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, तो यहाँ पे एक सारणी में आपको दिखाई दे रहा होगा, संलग्न लेफ्ट साइड सारणी है, कि सबसे पहला है रेडियो तरंगे। अंग्रेजी में उसे रेडियो वेव या रेडियो लाइट कहा जाता है। और इसका आप देखेंगे तरंग दैर्घ्य जो है, वेवलेंथ, यह 20 सेंटीमीटर से अधिक है। यानी इकाई देखिए सेंटीमीटर है, नैनोमीटर नहीं। जबकि अपनी आंखें जो हैं, वह 400 से 800 नैनोमीटर के रेंज को ही देख पाएंगी, जो कि चौथे स्थान पर है। दृश्य प्रकाश किरणें 400 टू 800 नैनोमीटर। सेकंड है सूक्ष्म तरंगे, जिसे माइक्रोवेव कहते हैं। वह 0.3 नैनो मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक है उसका वेवलेंथ। अवरक्त तरंगे, जिसे इंफ्रारेड वेव कहा जाता है, 3 नंबर पर, यह 800 नैनोमीटर से 0.3 मिलीमीटर तक।
दृश्य प्रकाश जो विजिबल हम लोग देख सकते हैं वह 400 से 800 नैनोमीटर चौथे नंबर पर। फिफ्थ जो है 300 पिकोमीटर, पीएम का फुल फॉर्म है पिकोमीटर, से लेकर 400 नैनोमीटर तक इस वेवलेंथ को यूवी रेज कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। हिंदी में पराबैंगनी किरणें आप सुने होंगे। सूर्य की जो किरणें सूर्य से जो किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं उनमें पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। ये सारी किरणें होती हैं और जिसे हम लोग देख पाते हैं वह विजिबल लाइट मीन्स 400 टू 800 नैनोमीटर के रेंज में है। बाकी ये सब किरणें सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में होती हैं जो हम लोग नहीं देख पाते। एक्स किरणें, हिंदी में क्ष किरणें, अब एक्स रेज, यह 3 पिकोमीटर से लेकर 300 पिकोमीटर के रेंज में इसका वेवलेंथ है। गैमा रेज, गैमा किरणें, यह 3 पिकोमीटर से कम होती है। और आपको यहाँ पे इकाई का मीटर में चेंज करके दिया गया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर में 10⁹ से भाग देंगे तो जो भी छोटा अंश बचता है वह 1 नैनोमीटर होगा, जो कि बहुत ही छोटा भाग है 1 मीटर का। उसी तरह से पिकोमीटर देखेंगे तो उससे भी छोटा है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, यानी 1 मीटर में 10 घाते 12 से यदि भाग दिया जाए तो जो सूक्ष्मतम इकाई बचती है वह 1 पिकोमीटर होता है। तो बहुत ही छोटी इकाई, छोटा सूक्ष्म भाग है। तो 400 टू 800 नैनोमीटर का रेंज जो लाइट का वेवलेंथ है उसे हमारी आंखें देख पाती हैं, बाकी रेंज को नहीं। साथ साथ में इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अलग 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 वेवलेंथ वाली लाइट के कलर क्या है। 700 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर, 580, 530, 470, 400, तो अलग अलग कलर में उनका क्षेपण होता है और उनका नाम है। इसी को आगे कंटिन्यू देखते हैं। अगला भाग है दूरबीन। दूरबीन को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं और इसे दूरदर्शी भी कहा जाता है। आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि अलग-अलग प्रकार की, अलग-अलग आकार की, डिज़ाइन की दूरबीनें आपको देखने को प्राप्त हो रही हैं। ये हैं क्या? इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। इनमें से केवल दृश्य प्रकाश किरणों को देखने की क्षमता हमारी आँखों में है। विद तो जितना भी वेवलेंथ पीछे देखे जो सारणी में दिया था, उसमें से केवल विजिबल रेज़ यानी दृश्य प्रकाश किरणों को ही हम लोग नॉर्मल आई से देख पाते हैं। अंतरिक्ष से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वो भी दृश्य प्रकाश को देखने के लिए हमें दृश्य प्रकाश दूरबीन, जो कि नॉर्मल लेंस से या दर्पण से बना होता है, उसका उपयोग करते हैं। यानी जो अंतरिक्ष से, स्पेस से दृश्य प्रकाश की किरणें आती हैं, उन्हें देखने के लिए जिस दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे दृश्य प्रकाश दूरबीन कहते हैं और यह सिंपल लेंस या दर्पण से बनाया गया होता है। लेकिन अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त, यानी
स्पेस में, अंतरिक्ष में और भी विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनसे दृश्य प्रकाश किरणों के अलावा भी अन्य वेवलेंथ वाली किरणें निकलती हैं, जो सारणी में आप देखिए जैसे रेडियो तरंगे, एक्स-रेज़, गामा रेज़ और इन्हें अध्ययन करने के लिए हमें भिन्न-भिन्न, अलग-अलग प्रकार के दूरबीनों की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे दूरबीन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। दृश्य प्रकाश दूरबीनें जिसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहते हैं और दूसरा है रेडियो दूरबीन जिसे रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? उनकी कार्य प्रणाली क्या है? कैसे कार्य करती हैं? उसके बारे में डिटेल में आगे आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहला दृश्य प्रकाश दूरबीनें ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसमें जितने भी ज़्यादातर दृश्य प्रकाश दूरबीनों में 2 या 2 से अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी जितने भी टेलीस्कोप हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक लेंस लगाए जाते हैं। खगोलीय पिंडों से आने वाली अधिकतम प्रकाश को एकत्रित करने के लिए वस्तु लेंस, अभी संलग्न आकृति में आप देख पा रहे हो कि यह जो है वस्तु लेंस है और यह जो है प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष से, स्पेस से जो आ रही हैं, वह सबसे पहले वस्तु लेंस पर एकत्रित होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वस्तु लेंस हैं। इसका आकार बड़ा होता है वस्तु लेंस का और यहाँ पर एकत्रित होने के पश्चात खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब प्राप्त करने वाले नेत्रिका का आकार छोटा होता है। यानी जहाँ पर हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, वहाँ पे भी एक लेंस लगा होता है, जैसे कि यह और यह, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्र का लेंस या नेत्रिका कहा जाता है। तो जो वस्तु लेंस है वह आकार में बड़ा होता है, जहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश की किरणें उस पे अपसृत होती हैं और वहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें नेत्रिका, अर्थात जहाँ पर हम अपनी आँखों को रखकर जिस लेंस पर देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं, जो कि आकार में वस्तु लेंस की तुलना में छोटा होता है। प्रकाश किरणें वायुमंडल से लेंस में या लेंस से वायुमंडल में जाते समय उनका मार्ग परिवर्तित होता है, अर्थात उनका अपवर्तन होता है। यानी जो प्रकाश की किरणें आई यहाँ पर वस्तु लेंस से टकराने के बाद उसकी दिशा देखेंगे बदल गई और वस्तु नेत्रिका से टकराने के बाद फिर उसकी दिशा बदल गई। इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। पिछले पाठ में आप अध्ययन किए होंगे और ऐसे सूक्ष्म दूरदर्शी को, टेलीस्कोप को अपवर्तक दूरदर्शी कहा जाता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कि जो सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश आ रहा है, वो लेंस से टकराने के बाद उसकी दिशा बदल गई, फिर नेत्र लेंस से टकराने के बाद फिर से उसकी दिशा चेंज हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं और ऐसे सूक्ष्मदर्शी को अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। दृश्य प्रकाश दूरबीनों को उपयोग में लाए जाने पर उनमें क्या कठिनाइयाँ, क्या मुसीबतें, क्या समस्याएँ होती हैं,
यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला है, स्रोत से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके स्रोत का स्पष्ट प्रतिबिंब यानी बड़ा आकार प्राप्त करने के लिए वस्तु लेंस का व्यास यानी उसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए और ऐसे बड़े लेंस को बनाना बहुत ही कठिन होता है। और जब बड़ा लेंस होगा तो उसका वजन भी बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा। तो इस तरह के बड़े लेंस को बनाना, इतने वजन लेंस को बनाकर दूरबीन में लगाना काफ़ी कठिन कार्य है। तो यह एक इसकी समस्या है अ, प्रका दृश्य प्रकाश दूरबीन बनाने में। दूसरा है दूसरी कठिनाई है कि दूरदर्शी के दोनों लेंस दो विपरीत सिरों पर होने के कारण उनका आकार बढ़ जाता है। इससे दूरदर्शी की लंबाई बढ़ जाएगी। कि जैसे कि पिछली या इस आकृति में भी आप देख पा रहे हो कि एक लेंस यहाँ पर है, दूसरा लेंस यहाँ पर है। यह वस्तु लेंस है और यह नेत्र लेंस है, नेत्रिका। अब इसमें 2 लेंस का उपयोग किया जा रहा है, तो इस तरह से उनके बीच की दूरी एडजस्ट की जाती है ताकि जो पिंड है, आकाशीय पिंड है या कोई वस्तु है, उसका बड़ा आकार बने। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ने पर उस टेलीस्कोप का दूरदर्शी का साइज लंबाई भी बढ़ जाता है। यह दूसरी समस्या है। तीसरा है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां यानी क्लियर एकदम एग्जैक्ट कलर जो है, एग्जैक्ट रंग इस दूरबीन द्वारा प्राप्त करना मुश्किल होता है। अगला भाग देखते हैं। दृश्य प्रकाश दूरबीन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसे हल करने के लिए, उसे दूर करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसे दूर किया जा सके। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरबीन बनाए जाने लगे। इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन होने के कारण इस दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी मीन्स रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। तो जो पहला पार्ट था अपवर्तक दूरदर्शी, जिसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है, कि अपवर्तन होता था प्रकाश की किरणों का, उसकी दिशा बदलती थी, तो वह रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात अपवर्तक दूरदर्शी था, जिसे यूज करने के लिए 3-4 समस्याएं थी। आकार बढ़ जाना, कलर सही से न प्राप्त हो पाना, लेंस का आकार बढ़ने से, उसका व्यास बढ़ने से उसका वजन बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग जाने लगा, जिसमें अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी अपवर्तन अर्थात जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, वह अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन। और जैसे मिरर है, वहां से अगर प्रकाश जाएगा तो टकरा कर वापस फिर आ जाता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन। तो अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर जो सूक्ष्म दूरदर्शी बनाया गया टेलीस्कोप, उसे परावर्तक दूरदर्शी या इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। इसमें किसी भी आकाशीय पिंड का
बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है, परंतु बड़े दर्पण बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है एज कंपेयर टू बड़े लेंस। तो बड़े लेंस की तुलना में बड़ा दर्पण बनाना आसान होता है। अनेक टुकड़ों को जोड़कर बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है और वजन भी उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होगा। यानी अगर मान लो 2 मीटर व्यास का अगर कोई लेंस है तो उसका वजन ज़्यादा होगा दर्पण की तुलना में। दर्पणों द्वारा प्राप्त हुए प्रतिबिंब में रंगों की भी कोई त्रुटियां नहीं होती हैं। तो जो लेंस द्वारा चित्र प्राप्त होता था, प्रतिबिंब प्राप्त होता था, उसमें कलर का एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब उस टेलीस्कोप में दर्पण का इस्तेमाल किया जाने लगा, अवतल दर्पण का, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होते थे, उसका सही कलर हमें प्राप्त होता है। नीरी आंखों से भी दिखाई न देने वाले अति दूरस्थ तारों, आकाश गंगाओं को इस दूरदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। अभी इसमें परावर्तक दूरदर्शी में भी 2 तरह के वो दूरदर्शी हैं, न्यूटन पद्धति की दूरदर्शी दूरबीन और दूसरा है कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन। दोनों में फ़र्क क्या है देखेंगे। अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीनों में 2 प्रकार का है, न्यूटन और कैसेग्रेन। तो यह जो संलग्न आकृति आप देख पा रहे हो, इसमें न्यूटन पद्धति की दूरबीन का नामकरण दिया गया है। इसमें इस पद्धति में दूरबीन में अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं। मान लीजिए यहाँ अंतरिक्ष से सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश आ रहा है और यह अवतल दर्पण पर उसका क्या हो रहा है, परावर्तन। यानी वहां टकराकर फिर वह एक समतल दर्पण पर आएगा, टकराएगा और समतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह नेत्रिका यानी नेत्र लेंस तक पहुंचता है, जहां पर नाभि के पास अपसरित होने के कारण पहले एक समतल दर्पण पर उनका मार्ग परिवर्तित करता है। इस कारण ये किरणें दूरबीन के बेलन की लंब दिशा में एक बिंदु पर एकत्र होती हैं, जहां नेत्रिका होता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि इसमें प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वह अवतल दर्पण से टकराकर फिर एक समतल दर्पण पर जाती हैं और वहां से होने के बाद फिर नेत्रिका की तरफ जाती हैं। तो एक स्पॉट पर वह दोनों परावर्तित किरणें मिलती हैं, जहां पर आकाशीय पिंड का आसानी से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी में दूसरा इसका परावर्तित परावर्तक दूरदर्शी का जो दूसरा प्रकार है, कैसेग्रेन पद्धति द्वारा बनाई गई दूरबीन। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग तो होता ही है, परंतु यहाँ पर अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें एक उत्तल दर्पण द्वारा फिर से अवतल दर्पण की ओर परावर्तित होती हैं और अवतल दर्पण के केंद्र के पास स्थित छिद्र, वहाँ पे एक होल होता है, छिद्र होता है, वहाँ से दूसरी ओर जाकर नेत्रिका तक पहुँचती हैं, जिसकी सहायता से बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे यह अवतल दर्पण है, ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें
इस अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर एक उत्तल लेंस से टकराती हैं। अब उत्तल लेंस से उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण से टकराती हैं और उत्तल दर्पण से टकराकर नेत्रिका तक पहुंचती हैं। तो जो यह अवतल दर्पण का मध्य भाग है, वहां से होकर नेत्रिका तक पहुंचती हैं वो परावर्तित किरणें। और इस तरह के दूरबीन को कैसेग्रेन पद्धति दूरबीन कहा जाता है। इंडिया में भारत में सबसे बड़ी दूरबीन 3.6 3.6 व्यास 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन है, जो कि नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में स्थित है। और यह एशिया की सबसे, जो अपना कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, तो सबसे भारत में ही नहीं, इस पूरे एशिया में सबसे बड़ी दूरबीन अपने भारत में है, जो कि 3.6 मीटर उसका व्यास है। संलग्न आकृति में आप उसको देख पा रहे होंगे और यह नैनीताल में स्थित है। दूसरा प्रकार है टेलीस्कोप का। सबसे पहला आप देखिए दृश्य प्रकाश दूरबीनें। दृश्य प्रकाश दूरबीनें दो प्रकार की, अपवर्तक और परावर्तक। परावर्तक दो प्रकार का, न्यूटन और कैसेग्रेन। और दूसरा प्रकार है दूरबीन का रेडियो दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप। आकृति देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त, यानी जो विजिबल रेस है उसके अलावा रेडियो किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। इन किरणों को हमारे नॉर्मल आइज से देख पाना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें देखने के लिए विशेष प्रकार की दूरबीन का उपयोग किया जाता है, जिसे रेडियो दूरबीन कहते हैं। यानी दृश्य प्रकाश के अलावा भी जो प्रकाश, वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है, उसे देखने के लिए जिस दूरबीन का उपयोग किया जाता है उसे रेडियो दूरबीन कहते हैं। रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार का, मीन्स ये जो डिश देख रहे हो, जो डिश होता है उसे पैराबोलिक कहते हैं। पैराबोला आकार का, डिश के आकार का होता है और यह कई डिश का समूह होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ डिश। दृश्य प्रकाश दूरबीन के सामने इस डिश के वक्र भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर डिश के नाभि केंद्र के पास अभिसरित होती हैं और वहां से रिसीवर तक पहुंचती हैं और वहां से संगणक यानी कंप्यूटर में जाकर कंप्यूटर से इसका विश्लेषण कर उन रेडियो तरंगों का जो स्रोत है उनके बारे में कंप्यूटर द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश की किरणें इस डिश पर टकराकर परावर्तित होती हैं, वहां से फिर वो रिसीवर में जाएंगी, रिसीवर से फिर कंप्यूटर, और कंप्यूटर उन्हें रीड करके उसका नेचर क्या है, उसके गुणधर्म क्या हैं, कहाँ से उसका सोर्स है, वह सब जानकारी बताता है। खगोलीय विदों, यानी जो खगोलीय शास्त्री हैं, एक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समूह बनाया है जिसमें भारतीय टेलीस्कोप जीएमआरटी से अब तक की सबसे दूरस्थ रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जो कि 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अभी जीएमआरटी है क्या? यह
इसका फुल फॉर्म देखेंगे और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जीएमआरटी नामक महारेडियो दूरबीन, यानी आज जो सबसे बड़ी दूरबीन है जो रेडियो तरंगों को भी कैप्चर करता है, उसका नाम है जीएमआरटी और फुल फॉर्म है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। जीएमआरटी जीएमआरटी का फुल फॉर्म है, जायंट मीन्स बहुत बड़ा, तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, शॉर्ट फॉर्म में जीएमआरटी। यह महान आकार का जो रेडियो दूरबीन स्थापित किया गया है, यह ग्रह तारों से आने वाली मीटर में तरंग दैर्घ्य, यानी जो तरंग दैर्घ्य आती है, वेवलेंथ आता है, उसको मीटर में रेडियो तरंगों का उपयोग करके खगोलीय वस्तु का अध्ययन करने के लिए यह दूरबीन स्थापित की गई है। यानी जितने भी अंतरिक्ष से रेडियो रेडियो तरंगे आती हैं मीटर में, उनका अध्ययन करने के लिए यह जीएमआरटी टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। यह दूरबीन 30 पैराबोला आकार की दूरबीनों का समूह है। यानी इस जीएमआरटी में 30 डिश मिलकर, समूह मिलकर यह एक बड़ा जीएमआरटी टेलीस्कोप बना है और हर एक दूरबीन का जो व्यास है वो 45 मीटर है, काफी बड़ा आकार है एक डिश का। ऐसे 30 डिश मिलकर यह जीएमआरटी बना है। इसके इसका यह कारण है कि इसमें स्थित 30 दूरबीनों की रचना 25 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। यानी ये जो 30 दूरबीनें हैं, छोटी-छोटी डिश हैं, यह 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सब मिलकर अगर एक बड़ा जो जीएमआरटी बना है, इसका व्यास 25 किलोमीटर का होगा। यानी जो ये जीएमआरटी है, अगर देखा जाए यह 30 दूर डिश को मिलकर बना है, तो सबको मिलाकर जो उसका व्यास बनता है जीएमआरटी का, वो लगभग 25 किलोमीटर होगा। इतनी बड़ी दूरबीन है। और जीएमआरटी भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों, यानी यहाँ हमारे भारत के वैज्ञानिकों द्वारा कम खर्च में बनाया गया है और यहाँ पर इसकी सहायता से वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर रिसर्च कार्य, अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इस दूरबीन की सहायता से सौर हवाएं, सूर्यमाला, स्पंदन, महास्फोट, तारों के मध्य स्थित हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, आपको इस पाठ के बारे में बताने की मैंने कोशिश किया कि आकाश और स्पेस में क्या अंतर है और जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन्हें अध्ययन करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी के अलग-अलग प्रकार पर ध्यान डाला गया। इस तरह से अवतल दर्पण, लेंस, इनका इस्तेमाल कर दूरदर्शी बनाया जाता है, दूर की वस्तुओं को बढ़ाकर। तो यदि किसी बच्चे को कुछ भी इस पाठ से संबंधित डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वह पूछ सकते हैं। हेलो, स्टूडेंट डाउट है तो आप अपना गुड मॉर्निंग सर। डाउट क्लियर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो।
सर अभी आपने बताया वो जो छतरी रहती है तरंगे, रेडियो तरंगे, सर वो सैटेलाइट के जो दो सैटेलाइट रहते हैं जिसको सोलर सिस्टम जिसके ऊपर लगा रहता है वो। सोलर सिस्टम नहीं, सोलर पैनल, हाँ बराबर हाँ, बराबर, सोलर सोलर सेल पैनल। पैनल। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो सर वो रेडियो पकड़ते हैं। ये नहीं, जैसे एक तो पहले जीएमआरटी के बारे में पूछ रहे हो कि जो जैसा ये सैटेलाइट जो अपने अर्थ के चारों तरफ घूमता है उसके बारे में पूछ रहे हो? सर सैटेलाइट के बारे में। अच्छा, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपने अर्थ से अलग अलग कंट्री वाले भेजते हैं, वही ना? यस सर। ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी प्राकृतिक, जैसे कि पृथ्वी का जो सैटेलाइट मीन्स उपग्रह कहा जाता है हिंदी में। तो पृथ्वी का उपग्रह नेचुरल कौन है? चंद्रमा है। वो नेचुरली हम लोग नहीं बनाए हैं। वो अपने आप जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है वह उपग्रह कहलाता है। तो दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। फिर वैग अर्थ पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर अपने सुविधा के लिए या उनकी जिज्ञासावश उन्होंने धीरे-धीरे, ये 1 साल की 1 दिन की बात नहीं है, हज कई सैकड़ों साल लग गए, कई हज़ारों साल लग गए कि आज हम वहाँ पे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट, उपग्रह अपना आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट भेज सकते हैं और वह अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो जैसे आपने बोला वहाँ पे जो सोलर पैनल होते हैं, तो सोलर पैनल तो उसको बस सौर ऊर्जा को लेकर वहाँ पर अपना ईंधन प्राप्त कर उसके चारों तरफ घूमने का कार्य करता है। केवल सोलर पैनल नहीं होता, उसमें और भी उपकरण लगे रहते हैं। सैटेलाइट में और भी उपकरण लगे रहते हैं जो कि अ, उसको कलेक्ट कर रिसीवर, जैसे यहाँ पे टीवी देखते हो, तो वह भी कहीं मैच हो रहा है, कोई सीरियल है, एट अ टाइम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखा जा सकता है। नेट के इस्तेमाल कर हम लोग कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़ें सैटेलाइट द्वारा पॉसिबल है। बोलो बेटा, और किसी को कुछ डाउट? तो ठीक है बच्चों, आज ये पाठ के बारे में आपको डिटेल में बताया गया। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उससे पूछ सकते हैं। मैं अपना लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।